हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन law.edtech। इससे पहले मैं पाइनियर बोलने की आदत हो गई। तो जो pioneer.edtech है वो हमारा पुराना चैनल है, जिसमें हम 11th-12th को बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाते हैं। और ये हमारा एक न्यू चैनल जिसमें हम लॉ के बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको काम में आएंगी, जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपके काम आ जाएगी, या फिर आपके काफ़ी सारे जगहों पे काम आ जाएगी। जैसे कि आपके लॉ का एग्जाम होगा, जब ऑल इंडिया बार काउंसलिंग का एग्जाम देंगे, उसमें भी आपकी बहुत जगह पे काम आएगी। और काफ़ी सारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे आपको पूछा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस पूछे, कोई भी सब्जेक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट के, फैमिली के, आगे हम लेबर लॉ, क्रिमिनल लॉ, बहुत सारे लॉ जो देखेंगे अभी हम, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि मैं वही बंदा हूँ जो आपको पाइनियर में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता है, वो उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे रखा है। आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मोस्टली मैसेज किया करो, कॉल पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप मैसेज किया करो, इट्स वेरी गुड। ठीक है, और जितने भी बच्चे लॉ के हैं उनको, जो अभी उनकी एग्जाम होने वाले हैं, सेमेस्टर एग्जाम, आई होप सो सभी के एक साथ सेमेस्टर एग्जाम होंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आपका मेनली मैं यहाँ पे जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट को करूँगा। जो भी अभी मेनली मैं जो करूँगा वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फैमिली रहेगा और बैंकिंग रहेगा। ठीक है, वो मेरे लिए मेन रहेंगे। और जो और भी सारे क्रिमिनल, बहुत सारे अभी जितने भी लॉ आएंगे, वो तो मतलब पर्टिकुलर जितने जितने सेक्शन हमें इंपॉर्टेंट है वो सब हम देखने ही वाले हैं पूरे हमारे ये जर्नी में। ये आपका एक पायनियर हब जैसा होगा, जहाँ पे आपको हर चीज़ एक इक्वली मिलने शुरू हो जाएगी, अगर आपको पायनियर का मतलब पता होगा तो। ठीक है, आई होप अभी मैंने बहुत सारी बातें कर ली है। तो मैंने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाने से पहले पहले ही मैंने पहला क्लास लेना शुरू कर दी, जिसमें आपको हम एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। जिसमें एग्रीमेंट किस तरीके से होता है, अगर आपको पता होगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये चीज़ अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। और पहले तो जो आपने जो चुना है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और काफ़ी सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हो। जैसे कि अगर आप नए नए कॉलेज में गए होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, किस तरीके के लोग होते हैं। कोई BLLB फर्स्ट ईयर जाता है, तो BLLB फर्स्ट ईयर में तो ये सारे सब्जेक्ट नहीं होते, मोस्टली उनको थर्ड ईयर से ये वाले सब्जेक्ट होते हैं, और LLB फर्स्ट ईयर को ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको जो भी लॉ से रिलेटेड हो, जो भी क्वेश्चन होगा, वो प्लीज़ बताना। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करूँगा मैं। जिनको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं सचमुच अपना पूरा तरीके से वेल एंड गुड जितना भी हो सकता है मैं उतना आपको देने की प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। इसलिए मैंने एक इंट्रोडक्टिव नहीं बनाते हुए मैंने सीधा ही कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट ही आपके और मेरे बीच में की मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हमारे हमारे बीच में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहला लेक्चर आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। तो जो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर दो रहेंगे लगभग, मतलब जिसमें एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे ही देखेंगे। पर एग्रीमेंट एंड सेक्शन 10 में जिसमें फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज की बात की है, तो फ्री कंसेंट का जो है, मतलब ये फोर्थ पॉइंट जो है, मैं एकदम लास्ट में मतलब अगले लेक्चर में कराऊंगा। जो आपका सेकंड रहेगा एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का, और फ्री कंसेंट का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो वो एक अलग से ही एक टॉपिक है, उसका अच्छे तरीके से पढ़ना होगा मैं, पर यहाँ पे इसका जिक्र हो गया तो इसलिए मेरे को उसमें लेना पड़ा। तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। लगभग मैं अभी लगभग एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट करवाऊंगा, एक वॉइड और वॉइडेबल पूरा करवाऊंगा, जिसमें आपको सेक्शन लगभग 30 तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से कर रहे होंगे आप प्रिपरेशन। आपकी सेमेस्टर एग्जाम भी है, जो भी लॉ की जो एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का कुछ सिलेबस है तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना, मैं उसकी वीडियो पहले डाल दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत सारी बकवास कर दी। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको किसी भी चीज़ में पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक चैनल मेरा चल रहा है, जिसमें मैंने आपके लिए इतना सारा ब्रेक लेकर आपके चैनल को बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए मैंने पूरा टाइम निकाल कर वो चैनल को मतलब थोड़ा देर स्टॉप कर ये चीज़ शुरू करने के लिए मैंने बहुत टाइम दिया है। तो प्लीज़ अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो दोनों चैनल अच्छे से चलेंगे। प्लीज़ अच्छा से रिस्पॉन्स देना, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सेक्शन 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 लिखा नहीं, किसने PPT बनाया होता है, यहाँ पे सेक्शन 10 है आपका ये। ठीक है, सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट कौन से एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, जो सारे एग्रीमेंट जिनके अंदर फ्री कंसेंट रहेगा, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। ठीक है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और द लॉफुल कंसिडरेशन विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट, इसमें दो चीज़ें होती है, लॉफुल, अनलॉफुल कंसिडरेशन भी होता है, पर इसमें क्या है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में
एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया जाता है, जिसको हम अच्छी तरीके से अभी देखेंगे। अगर ये आपका आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और ये हमेशा एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया जाएगा वॉइड, ठीक है। ये सेक्शन 10 हमारा कहता है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें हम पहले देखेंगे एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें हम सेक्शन 2 के बारे में देखेंगे, जिसमें जी, एच और आई, सब क्लॉज आपका जी रहेगा, सब क्लॉज आपका एच रहेगा और आई रहेगा। तो मोस्टली सारे, एक चीज और रहेगी, सारे ही टीचर आपको इंग्लिश में पढ़ाते होंगे क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, तो इंग्लिश में पढ़ाना ऑब्वियस सी बात है। बट मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समझने आना चाहिए कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि मेरा एग्रीमेंट है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं जितना एक्सप्रेसली इंग्लिश में नहीं समझा पाऊंगा लोगों को, उतने अच्छे से मैं हिंदी में समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने हिंदी प्रेफर किया है समझाने के लिए। इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद इंग्लिश देन आई कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अच्छी तरीके से, और इंग्लिश में ही पूरा कोर्स भी करवा दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। बट आई थिंक दिस इज द परफेक्ट, हिंदी सभी को आती है, जो कॉमन लैंग्वेज है रफली सारे स्टेट्स में, और उनको सेक्शन और इसमें पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एग्रीमेंट देखेंगे, फिर हमारा कॉम्पिटेंसी, कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट जो आपका सेक्शन 23 जाता है, और कॉम्पिटेंसी आपका सेक्शन 11 में आता है। इसके साथ एक और सेक्शन हम पढ़ लेंगे, सेक्शन 12, क्योंकि इसका जिक्र सेक्शन 11 में कर रखा है, तो इसलिए मैंने इसमें सेक्शन 12 भी इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, काफी आसान है, आपको आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है आपका एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 2 में जी में अगर मैं बात करूंगा, एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। क्या है वॉइड? इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है? इन्फोर्सेबल मतलब कोई भी कानून द्वारा जो लगाए हुए जो होता है ना, वो होता है कोई भी ऑब्लिगेशन या फिर कोई भी कानून द्वारा फोर्स किया हुआ, तो नॉट इन्फोर्सेबल मतलब ये कानून द्वारा लागू नहीं है, कानून द्वारा कोई भी लागू नहीं है, तो ये कैसे कहा जाएंगे? हमारे अवॉइड हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करूँ, एग्जांपल ले लो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये सेक्शन 2 का क्लॉज जी है, ठीक है, क्लॉज जी में आपका आता है जो एग्रीमेंट इज नॉट एन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर ए एग्री हो गया पी को पे करने के लिए, ए पेइंग बिल्स टू बी, क्या दे रहा है? बिल्स दे रहा है पी को, कितने रुपए दे रहा है? ₹1,00,000, ठीक है, 1,00,000 रुपए दे रहा है टू मर्डर द सी, टू किसको करने के लिए? मर्डर कर रहा है सी का, ठीक है। ए ने बोला बी को कि तो मैं तेरे को 1,00,000 रुपए देता हूं, तू मर्डर कर दे सी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा? एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, ठीक है। तो ये कमिट क्राइम हो जाएगा। तो तो यहाँ पे ए जो है, ए कैसा रहेगा बता दीजिए? ए मैन जो है कैसा रहेगा? ये वॉइडेबल एग्रीमेंट रहेगा, यहाँ पे नॉट इन्फोर्सेबल, ये किसी भी चीज से इन्फोर्सेबल नहीं है, लॉ कानून द्वारा लागू नहीं किया गया, ये इन लीगल वर्क है, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा? हमारा वॉइड, इट्स सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। कैसा रहेगा हमारा? ये वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद सेक्शन 2 का क्लॉज जी, ठीक है। क्लॉज पता चल रहा है ना कि क्या बोल रहा हूँ? क्लॉज के अंदर जो जी होता है ये आपका सेक्शन 2 का क्लॉज एच, जी पढ़ लिया हमने, अभी हम एच पढ़ेंगे। एच क्या कहता है हमारा? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका इन्फोर्सेबल मतलब लॉ के अंदर एसेंशियल जो एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, जो एसेंशियल एलिमेंट मैं यहाँ पे आपको लिख के दूंगा, वो आपको लिख लेने हैं। तो ये आपका अगर इन सबसे अगर आपका एसेंशियल एलिमेंट आपका फॉलो कर रहा है, तो आपका ये इन्फोर्सेबल है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वैलिड हो जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपका आ जाएगा पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या आ जाएगा? पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दोनों भी पार्टीज को ऑफर और जो है उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों सामने वाली पार्टी का जो ऑफर है वो दूसरी वाली पार्टी एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कंसिडरेशन। क्या आ जाएगा? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपका इंटेंशन रहेगा लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए, ठीक है। पहले तो अगर आप म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, अभी आपका एक एग्रीमेंट हो गया, तो आपका एक लीगल रिलेशनशिप बन गई, ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में तो रहोगे बहुत सालों तक, तो ये इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप ये भी आ जाएगा। कैपेसिटी आ जाएगी, फोर्थ आपका आ जाएगी कैपेसिटी, सामने वाली पार्टी कैपेसिटी रखती है कि नहीं, ये भी चीज आ जाएगी। उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री कंसेंट को अच्छे तरीके से कर लेना, शॉर्ट नोट में तो आएगा ही आएगा फ्री कंसेंट। उसके बाद ये सेक्शन 14 में हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 14 लिख देता हूँ मैं फ्री कंसेंट का। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट को भी हम 23 इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 6 नंबर का क्या है हमारा? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। आई होप मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो प्लीज बता देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रख देना। 7 देख लेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
ये चीज आ जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी, ये आपके एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल है, कानून द्वारा लगाए गए हैं, वो आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ जगह इसका एग्जाम्पल अगर मैं दे दूंगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच का एग्जाम्पल आ जाएगा, ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, और सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर देते हैं आई वाला सेक्शन 2 का क्लॉज आई जो है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू, बट नॉट एट द ओपिनियन ऑफ द अदर और द अदर्स इन द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे भी, आगे भी इसके बारे में जिक्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला तो इन्फोर्सेबल बाय वन और मोर पार्टीज, इसका मतलब है, पहला तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। पहला आ जाएगा इन्फोर्सेबल बाय वन और मोर पार्टीज, क्या आ जाएगा, वन और मोर पार्टीज। ठीक है, और नॉट एनफोर्स बाय अदर पार्टीज, पार्टी और पार्टीज। ठीक है, कोई भी इसको कोई भी अलग तरीके से इसको इन्फोर्स नहीं कर सका। कैन बी अवॉइड और अफर्म्ड, मतलब ये चीज, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि अगर आपका इन्फोर्सेबल है, मतलब कानून द्वारा किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका एक दोनों के म्यूचुअल कंडीशन में हमने पहले देख लिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, वो वैलिड रहेगा। और उसके बाद नॉट इन्फोर्स बाय द अदर पार्टी, अगर एक पार्टी जो है मतलब दूसरे पार्टी को इन्फोर्स कर रही है कि करो भाई ये काम आपको करना ही करना है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे अभी कि आपका कैसा हो जाएगा, इन्फोर्स, नॉट इन्फोर्स होना चाहिए, तब जाके आपका अगर ये सब चीजें अगर यहाँ पे हो रही है तो इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल और वॉइड कम जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो वॉइड और वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, तो मैं अभी सीधा सिंपल में बता देता हूँ। वॉइडेबल का मतलब होता है कि या तो ये वैलिड भी हो सकता है या फिर सीधा वॉइड भी हो सकता है। ये वॉइडेबल मतलब डिलेमा, बीच वाला बंदा है कि या तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, मतलब कानून द्वारा बिल्कुल भी लागू नहीं और इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, या तो इसको वैलिड भी किया जा सकता है, दोनों से। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर ए ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू बी अंडर प्रेशर, ठीक है, तो सेल हिज प्रॉपर्टी, बी अंडर प्रेशर किसकी तरफ से आ रहा है आपको, बी की तरफ से आ रहा है। तो ए ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, अंडर प्रेशर में रह गया, तो ए ने क्या किया, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना, वॉइडेबल। बच्चे क्या बोलते हैं, ये वॉइड हो गया। वॉइड क्यों हुआ भाई, ये वॉइडेबल है। क्यों, अगर ए के कंसर्न, अगर ए ने साइन करने के बाद अगर वो मान गया, ठीक है हो गया, मतलब मैंने साइन कर दिया पर उसने मेरे को वैल्यूबल अमाउंट दिया जितना मुझे चाहिए था, तो अंडर प्रेशर में, बाद में प्रेशर, अंडर प्रेशर में तो मैंने तब किया था पर अभी ठीक है, तो ये कैसा हो गया, वैलिड हो गया। पर ए को अगर वैसा नहीं मिला है, अंडर प्रेशर तो यूज हुआ है भाई बी की तरफ से, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं भाई अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तो जो है तूने फोर्सेबल करके मेरे से साइन तो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, पर मेरे को नहीं सेल करनी थी ये प्रॉपर्टी, मेरे को तेरे को देनी ही नहीं थी, तू अचानक आके अंडर प्रेशर में आके मैंने कर दिया, मतलब तूने आके मैंने कर दिया, तो ये कैसा होगा, आप यहाँ पे जो ए है यहाँ पे फाइल कर सकता है, मतलब कंप्लेन कर सकता है कोर्ट में जाके, और फाइल कर सकता है अपने कंप्लेंट। तो क्या होगा उसके अंदर, इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। या तो कोर्ट यहाँ पे उसको परफॉर्मेंस करने के लिए बोलेगी बी को, या तो फिर ये अगर वो परफॉर्मेंस कर लिया तो ये वैलिड हो जाएगा। अगर बी परफॉर्मेंस करने के लिए मना करता है तो ये कैसा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। कैसा हो जाएगा, वॉइड। इसलिए आपको यहाँ पे दे रखा है इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ एंड ओपिनियन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट ओपिनियन ऑफ द अदर पार्टीज। मतलब एक दूसरे के पार्टी से आप इन्फोर्सेबल कर सकते हो, बट नॉट एनफोर्स बाय द अदर पार्टीज, किसी और की पार्टी से आप एनफोर्स नहीं, अदर देन अदर पार्टीज, तो कैन बी अवॉइड और अफर्म, मतलब आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, अफर्म भी कर सकते हो। मतलब ठीक है, देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं, ये इसी चीज का यहाँ पे आ जाता है। आई होप आपको जो है सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज जी, एच और आई हमने यहाँ पे खत्म कर दी। तो यहाँ पे सेक्शन 2 का आपने ये वाली जो चीजें हैं यहाँ पे खत्म कर दी। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी कॉम्पिटेंसी, जो आपका सेक्शन 11 कहते हैं। कौन कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कर सकता है बताइए। ठीक है, सेक्शन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे कौन कर सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, बता सकते हो। या तो आपके मैरिज मेजोरिटी एक्ट के अंदर अगर मैं बताऊंगा, एज ऑफ द मेजोरिटी 18 ईयर्स ऑफ द इंडिया के अंदर आपको 18 ईयर्स हो जाएगा, जो कि आपका मेजोरिटी एज ऑफ मेजोरिटी। तो मेजोरिटी एक्ट 1875 आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको रेफर करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने रेफर किया है। तो मेजोरिटी एक्ट यहाँ पे साउंड माइंडेड की हम अभी यहाँ पे हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे, जो जिसमें आपको साउंड माइंडेड इंसान के बारे में सब पता चल जाएगा। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, नॉट डिस्क्वालीफाइड द लॉ मतलब लॉ के अंदर वो सब चीजें कॉम्पिटेंसी, कोई भी लॉ के
विरोध में नहीं जाना चाहिए, मतलब लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 11 कहते हैं कौन यहाँ पे कॉम्पिटेंट हो सकते हैं। ये सब चीजें अगर एग्री है, साउंड माइंड है, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ है, एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा, कॉम्पिटेंसी, ये कॉम्पिटेंट है, एग्रीमेंट करने के लायक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड भी हो सकता है, मतलब वॉइडेबल आ सकता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइडेबल। और नो लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे ले सकते हैं, नो लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे नो लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएंगे। यहाँ पे रेसिशन एंड रेस्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है। रेसिशन एंड रेस्टिट्यूशन अगर आपको पता है ना, तो रेसिशन एंड रेस्टिट्यूशन अगर ये सब चीज अगर हो रही है तो सीधा ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मोहिरी बेबी बाई भी वर्सेस दामोदर घोष जो कि आपका केस है, वो अगर आपने देखा होगा किस तरीके से इन्होंने लिया कि उसका जो मोहिरी बेदी जो है उसके सन ने जो है डेट लिया था दामोदर घोष से, तो सन जो है मेजर माइनर था, तो माइनर होने की वजह से क्या हुआ था कि भाई ये किस तरीके से मॉर्गेज कर, तो उसकी जो सन जो है डेट पे करने के लिए मना कर रहा था, तो बेबी ने क्या रिफ्यूज टू पे द मॉर्गेज। मॉर्गेज जो हुआ था इनके बीच में, मतलब अगर आपको रेफर करना है केस तो आप वो केस को देख सकते हो। केस का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष, दामोदर घोष, ठीक है। ये जो है हमारे दामोदर घोष, ये वाला केस आपको रेफर करना है। इसमें क्या हो जाता है कि इसका सन जो होता है मोहिरी का, वो अपना डेट लेता है इससे और कुछ इंटरेस्ट वगैरह जो हो जाता है उसको भी मांगना शुरू कर देता है। पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट ये जो दामोदर घोष ने इसके साथ किया था बच्चे के साथ, जो इसके सन के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं था क्योंकि ये माइनर था, इसकी मेजोरिटी एज इसका माइनर था, इसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाया था। तो इसने रिफ्यूज कर दिया था पे के लिए, तो मॉर्गेज पे करने के लिए, और बहुत सारी चीजें चली थी यहाँ पर, तो आपको इसको रेफर करना पड़ेगा। केस का नाम आप एग्जाम में लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे आप सेकंड जो आपको दे रखा है ना, साउंड माइंडेड पर्सन जो ऊपर सेकंड पॉइंट में, तो साउंड माइंडेड पर्सन के बारे में यहाँ पे बताना है। तो कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, ये अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एबिलिटी टू परफॉर्म द रैशनल जजमेंट, रैशनल जो जजमेंट रखे, अवेयरनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट ऑन द इंटरेस्ट, जो भी आपका कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अवेयर होना चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने सेक्शन 11 में देखे वही कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे आएंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या तो वाइड होगा, वाइडेबल होगा, नो लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएंगे, रेसिशन एंड रेस्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं केस यहाँ पे आपको रेफर कर दूं, मैं केस का नाम लिख देता हूँ क्योंकि फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लक्ष्मी राजन वर्सेस एम के गोविंदम, जो कि आपका 1988 का जो केस है इसमें आ जाएगा, जो आपका सुप्रीम कोर्ट केस है आपका। तो आपको ये पता होना चाहिए जिसके अंदर अनसाउंडेड माइंडेड पर्सन की यहाँ पे बात आ जाएगी। तो ये साउंड माइंडेड होने चाहिए, ठीक है। अनसाउंड माइंडेड क्या हो जाता है कि अनसाउंड माइंडेड हो जाते हैं ये बंदे की, जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं एबिलिटी टू रैशनल जजमेंट भी नहीं हो जाता, अवेयरनेस नहीं होता है इनको, ठीक है। और अनसाउंड माइंडेड पर्सन की भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि अगर वो ड्रंकन होगा तो वो भी अनसाउंड माइंडेड हो जाता है। आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ द अनसाउंड माइंडेड पर्सन आर लेबल, मतलब उसमें भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो या तो बंदा पहले से ही अनसाउंड है या फिर अभी कर रहा है, ठीक है, ज्यादा बात करता है या फिर ज्यादा सोचने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें देखना पड़ेगा। पर मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि आपका सेक्शन 12 में क्या क्या जाता है, तो आपको इसके तरीके से याद रखोगे तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, अपनी तरीके से एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ये कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट रहेगा आपका लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कि आपका सेक्शन 23 के अंदर आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। नॉट फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउ फॉर समथिंग, जहां पे लॉ ने कुछ चीज करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया है, जैसे कि आपको पब्लिक में टॉयलेट करने के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है तो यहाँ पे नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन नॉट अलाउ फॉर समथिंग, किसी चीज को करने के लिए आपको मना किया है, तो कंसिडरेशन होता है, आपको खुद से कंसिडरेशन आना चाहिए। डज नॉट डिफेक्ट एनी लॉ प्रोविजन, ये अफेक्ट नहीं करते, डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट नहीं करते, सॉरी, एनी एक्शन जो कि आप टेकन होंगे अनलेस, अगर आप कोई भी एक्शन लो कैसा भी हो, अगर जब तक वो लॉ के अगेंस्ट है तब तक यहाँ पे कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट आप कर रहे हो प्रोविजन के अंदर, लॉफुल लॉ के अंदर की जो प्रोविजन है अगर आप इसके अंदर कर रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप इसे बाहर जा रहे हो तो वहां पे कंसिडरेशन नहीं रहेगा और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। नॉट फ्रोलुडेंट, फ्रोलुडेंट मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोविजन जो है लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जितना भी जो भी
प्रोविजन आपके है लॉ के अंदर, उसके अगेंस्ट ये जाना नहीं चाहिए। नो इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। नो इंजरी की बात क्या कर रहा है? नो इंजरी मतलब कि यहाँ पे अनफेयर नहीं होना चाहिए, मीन नहीं होनी चाहिए। किसी भी पर्सन को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में लेके आ रहे हो तो तुम उसको इंजरी थ्रू द पर्सन और द प्रॉपर्टी को लेकर आप किसी को मार हान नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपका आता है। तो कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें, ये जो 5 की 5 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, 5वीं है नॉट इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब आपके सोशल एथिक्स, जो मॉरल जो आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हो, इसके अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, तब जाके आपका ये कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो क्या क्या आता है? नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, डू नॉट डिफेक्ट एनी लॉ प्रोविजंस, नॉट फ्रॉडुलेंट, नो इंजरी टू पर्सन और द प्रॉपर्टी, नॉट इमोरल एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ये आपके 5 है जो कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट में आपके कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, सेम केस यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहेगा। अगर ये सब चीजें हो रही है तो यहाँ पे सीधा कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा हो जाएगा? वॉइड। यहाँ पे वॉइडेबल की बात ही नहीं आ जाती, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वॉइड होने के बाद यहाँ पे नो लीगल ऑब्लिगेशन अगर आप लगा सकते हो वो भी आ जाएगा। रेसिशन एंड रेस्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से आपका सेक्शन 23 यहाँ पे कहता है, जो आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहा था, जो कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे लिख के दिया था उन्होंने, तो हमने इसको अच्छी तरीके से देख लिया। जैसे कि मैं बात कर लूँ कि बहुत सारी चीजें देख ली, फ्री कंसेंट देखना बाकी है अभी हमारा। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपका पता होना चाहिए, आपके सेक्शन 11 में आता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट जो कि आपका सेक्शन 23 में आता है। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज है हमारे एग्रीमेंट जो कि आपके सेक्शन 2 जिसके अंदर क्लॉज जी, एच और आई, जिसमें आप पे आपका वॉइड और वैलिड और वॉइडेबल इन चीजों तीनों चीजों को देखा। जैसे कि जी में हमने वॉइड देखा, एच में हमें वैलिड देखने को मिला कॉन्ट्रैक्ट है डायरेक्ट, और आई के अंदर हमको वॉइडेबल देखने को मिला। ठीक है, तो वॉइड और वॉइडेबल को अच्छी तरीके से देखेंगे। आई होप आपको सेक्शन समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका वो फ्री कंसेंट के लिए रहेगा, आपको उसको देखना है। वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, बस मैं इसको अलग से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्री कंसेंट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है पहला लेक्चर काफी सॉरी गाइस आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, और आप डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइबर बढ़ाना मत भूलना गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।